Hello friends, welcome to my channel School of Science. My name is Nitin Luthra and I take up science for classes 9, 10 and chemistry for the classes 11, 12, JEE and NEET. So today's class we are starting off with for grade 11 and we will be continuing with the new topic related to the first chapter, and the name of the topic is percentage composition. तो ये टॉपिक एक बहुत ही इम्पोर्टेंट आने वाले टॉपिक के साथ एसोसिएटेड है, इसीलिए हमको इसको पहले पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। अभी तक हमने देखा है कि बहुत सारे कंपाउंड्स होते हैं और उन कंपाउंड्स के अंदर अलग अलग एलिमेंट्स हैं, उनके नंबर ऑफ एटम्स अलग अलग हैं। तो अब हम बात कर रहे हैं कि किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट की परसेंटेज क्या होती है एक गिवन कंपाउंड के अंदर और उसको कैसे निकालते हैं। अगर आपको किसी एलिमेंट की परसेंटेज निकालनी है एक गिवन कंपाउंड के अंदर, तो सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा उस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास या उस कंपाउंड का टोटल मास। फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं वाटर की। वाटर के अंदर, पानी के अंदर दो एलिमेंट है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो हम इन दोनों एलिमेंट्स की इंडिविजुअल परसेंटेज निकालेंगे, लेकिन मुझे टोटल पानी का मास पता होना चाहिए ताकि मैं इंडिविजुअल परसेंटेजेस एलिमेंट की निकाल सकूं। तो हम कैलकुलेट कर रहे हैं मॉलिक्यूलर मास पानी का, जो हम कैसे निकालेंगे, कितने एटम है हाइड्रोजन के इनटू 1 प्लस कितने एटम है ऑक्सीजन के इनटू उसका मास जो कितना आता है 18 जूल, और अगर हम उसका ग्राम मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं तो वो कितना आता है 18 ग्राम पर मोल। अब इसके अंदर हम निकालेंगे परसेंटेज किसी भी एलिमेंट। तो परसेंटेज अगर आपको किसी एलिमेंट की निकालनी है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसके नंबर ऑफ एटम्स इनटू उसका एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास इनटू 100। या फिर आपके पास इसी एलिमेंट की परसेंटेज निकालने का एक और भी फॉर्मूला आता है। वो क्या आता है, मास ऑफ एलिमेंट कितना है अपॉन मास ऑफ कंपाउंड कितना आ रहा है इनटू 100। तो दिस इज हाउ यू कैन कैलकुलेट द परसेंटेज किसी भी एक पर्टिकुलर एलिमेंट की इन अ कंपाउंड, चाहे उसके अंदर जितने मर्जी एलिमेंट क्यों ना हो। अब हम उसी की बात करते हैं। लेट अस टेक अप एग्जांपल। अगर हमको क्या निकालना है, परसेंटेज हाइड्रोजन की पानी के अंदर, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, कितने एटम है हाइड्रोजन के। तो यहां पर देख सकते हैं पानी के अंदर 2 एटम होते हैं हाइड्रोजन के। हर एक एटम का मास कितना हो गया 1 डिवाइडेड बाय टोटल मास कंपाउंड का, वो कंपाउंड कौन है पानी, वो कितना आ गया 18 इनटू हमने कितना कर दिया 100। आप अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये अप्रोक्सीमेटली कितना आ जाएगा 11.11%। हमने प्रीवियस लेक्चर्स में भी बहुत बार पानी के अंदर हाइड्रोजन की, ऑक्सीजन की परसेंटेजेस निकाली है, स्पेशली इन लॉ ऑफ कांस्टेंट और डेफिनेट प्रोपोर्शन। तो वो वैल्यू आ रही। अब पानी के अंदर एक एलिमेंट हाइड्रोजन है, तो दूसरा एलिमेंट कौन सा है, तो हम क्या लिखेंगे, सिमिलरली आपको निकालनी है परसेंटेज ऑक्सीजन की। जब कंपाउंड में 2 ही एलिमेंट है तो दोनों की परसेंटेज मिलाकर कितना होता है 100। तो आप क्या लिख देंगे 100 माइनस परसेंटेज किसकी, हाइड्रोजन की। तो आपके पास ये अगर आप सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 100 माइनस 11.11%, जो आपके पास कितना आ जाएगा 88.89%। सो ऐसे आप किसी भी एलिमेंट की परसेंटेज एक गिवन कंपाउंड के अंदर कैलकुलेट कर सकते हैं।
अगला जो हमारा टॉपिक आता है आफ्टर परसेंटेज कॉम्पोजिशन, जिसको हम ऐड ऑन करेंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक के अंदर, जो काफी इंपॉर्टेंट है क्लास 11th के रिस्पेक्टिव में, सीबीएसई के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जिसका नाम है मॉलिक्यूलर एंड एम्पिरिकल फॉर्मूला। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है। एक ऐसा फॉर्मूला किसी कंपाउंड का जो हमें बताता है कि उसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट हैं और हर एलिमेंट के कितने कितने एग्जैक्ट एटम्स हैं, उसको हम कहते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ठीक है, आई रिपीट, एक फॉर्मूला जो हमें बताता है कि किसी भी कंपाउंड के अंदर कौन कौन से एलिमेंट हैं और हर एक के कितने कितने एटम हैं, उसे कहते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अ फॉर्मूला व्हिच गिव्स अस the actual number of atoms of all the elements present in it is known as molecular formula. For example, हमारे पास एक कंपाउंड है जिसका फॉर्मूला क्या है, C2H6। हम जानते हैं कि इसका नाम क्या है, इथेन। हमारे पास एक और फॉर्मूला है C2H4, जिसके अंदर 2 कार्बन एटम है और 4 हाइड्रोजन एटम है। इथीन हमारे पास एक और फॉर्मूला है C2H2, जिसके अंदर 2 कार्बन एटम है और 2 हाइड्रोजन एटम है। ऐसे ही हमारे पास एक फॉर्मूला है ग्लूकोज का C6H12O6। हमारे पास फॉर्मूला है H2O2। हमारे पास फॉर्मूला है H2O। हमारे पास फॉर्मूला है CO2। तो ये जो सारे फॉर्मूले आप देख रहे हैं, ये सब कंपाउंड्स के मॉलिक्यूलर फॉर्मूलाज हैं। हर एक एलिमेंट के कितने कितने एटम हैं वो हमारे पास यहाँ पे प्रेजेंट है। तो फिर एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होता है? तो हमारा अगला सवाल कि ये एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होता है। अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमको बताता है कि एक कंपाउंड के अंदर हर एलिमेंट के कौन कौन से कितने कितने एटम है, तो एम्पिरिकल फॉर्मूला उसी कंपाउंड के अंदर उन्हीं एलिमेंट्स के बीच में एक सिंपल रेशियो बताता है, उसे कहते हैं एम्पिरिकल फॉर्मूला। वो फॉर्मूला जो किसी कंपाउंड के अंदर एलिमेंट्स के बीच में एक सिंपल रेशियो बताए, उसे कहते हैं एम्पिरिकल फॉर्मूला। अ फॉर्मूला व्हिच गिव्स simplest ratio between the atoms of the element is known as empirical formula। इसे निकालेंगे, जरा देखते हैं। अगर 2 कार्बन के लिए 6 हाइड्रोजन एटम है, तो एक कार्बन के लिए कितने हो गए, 3। तो इन दोनों के बीच का सिंपलेस्ट रेशियो जो है वो क्या आ गया, CH3। अगर 2 कार्बन के लिए 4 H एटम है, तो सिंपलेस्ट रेशियो क्या आ गया, CH2। सिंपलेस्ट रेशियो क्या आ गया, CH। ग्लूकोज में क्या आ जाएगा सिंपलेस्ट रेशियो, CH2O। हाइड्रोजन पेरोक्साइड के लिए क्या आ गया सिंपलेस्ट रेशियो, HO। वाटर, अगर 2 हाइड्रोजन के लिए 1 ऑक्सीजन है, तो हम ये नहीं कहते कि 1 हाइड्रोजन के लिए हाफ कर देंगे एटम्स, क्योंकि एटम्स कभी भी फ्रैक्शन में एग्जिस्ट नहीं करता। हाफ एटम या क्वार्टर एटम कभी एग्जिस्ट नहीं करता। एटम हमेशा पूरा का पूरा कंबाइन करके एग्जिस्ट करता है। तो आप इस फॉर्मूले को, पानी के फॉर्मूले को और ज्यादा सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, इसलिए इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या रहेगा, H2O। सिमिलरली कार्बन डाइऑक्साइड का भी एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या रहेगा, CO2। अब सवाल ये उठता है कि सर अगर एम्पिरिकल फॉर्मूला भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से ही आया है, तो दोनों के बीच में कोई ना कोई रिलेशन होना चाहिए। यस, वो एक नंबर का रिलेशन है, जिससे अगर आप उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, किसको, एम्पिरिकल फॉर्मूले को, अगर आप एम्पिरिकल फॉर्मूले को इस नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपके पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ जाएगा। उस नंबर को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, n। तो अगर एम्पिरिकल फॉर्मूले को मैं इस नंबर से मल्टीप्लाई कर दूं, तो मेरे पास ये आ जाता है।
अगर एम्पेरिकल फॉर्मूले को पूरे को मैं इस नंबर से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे निकाल सकते हैं, एम्पेरिकल फॉर्मूला होल n, जहां पे n क्या हो सकता है 1 2 3 एंड सो ऑन। फ्रैक्शन में नहीं आएगा, होल नंबर आएगा। तो 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। इसको आप कहते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला विथ रिस्पेक्ट टू एम्पेरिकल एंड n। ऐसे ही इस नंबर में, इस केस में भी अगर मैं इसको इससे मल्टीप्लाई कर दूं ये आ जाएगा, इसको इससे 2 से कर दूं मल्टीप्लाई ये आ जाएगा। इस केस में नंबर क्या हो जाएगा 6, मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आ जाएगा। इस केस में भी 2 आ गया, इस केस में 1 आ गया, इस केस में 1 आ गया। ठीक है, तो हमने एक रिलेशन फाइंड कर लिया कि एम्पेरिकल फॉर्मूले को अगर हम n फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। लेकिन अब सवाल ये होता है कि अगर आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है, आपको ये दोनों चीजें पता होनी चाहिए। टू गेट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वी नीड टू नो एम्पेरिकल फॉर्मूला भी और n। आपको ये दोनों चीजें निकालनी, और वो कैसे निकालेंगे, तो पहले तो हम समझते हैं कि n हम कैसे निकाल सकते हैं, उसके बाद एम्पेरिकल फॉर्मूला पे जाएंगे। n हम निकालते हैं मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय एम्पेरिकल मास। अगर आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है तो मॉलिक्यूलर मास आपको डायरेक्टली गिवन होगा या फिर इनडायरेक्टली किसी तरीके से निकालना होगा। दैट इज, आपको वेपर डेंसिटी दिया हो सकता है, जहां पे वेपर डेंसिटी क्या होती है, मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय। तो अगर आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है तो मॉलिक्यूलर मास उनको देना पड़ेगा, और अगर वो मॉलिक्यूलर मास नहीं देते डायरेक्टली तो इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं प्रेजेंट होगा। इनडायरेक्टली में जो सबसे ज्यादा चलता है वो होता है वेपर डेंसिटी। किसी भी सब्सटेंस की वेपर डेंसिटी जो होती है वो उसके मॉलिक्यूलर मास के हाफ होती है। अब ये कैसे आता है, इसके पीछे कैलकुलेशंस है, डेरिवेशन है, जो अभी हमारा पार्ट है नहीं, तो हम नहीं करते, राइट। तो वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास अपॉन 2। नेक्स्ट आता है, ये कहां से निकालेंगे, एम्पेरिकल मास। एम्पेरिकल मास हमको कहां से मिलता है, फ्रॉम एम्पेरिकल फॉर्मूला। एम्पेरिकल मास हम एम्पेरिकल फॉर्मूले से निकालते हैं, और उसको निकालने का तरीका हमारा अभी आने वाला है, जहां पे अगेन n की वैल्यू जो आएगी वो हमेशा क्या आनी चाहिए, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। फ्रैक्शन में नहीं आएगी, ये हमेशा क्या होता है, होल नंबर होता है, राइट। तो अब हम एम्पेरिकल मास निकालना सीखेंगे कि एम्पेरिकल मास कैसे निकालते हैं। ठीक है, शुरुआत हम एम्पेरिकल मास निकालने से करेंगे, ठीक है, और फिर उसको हम आगे एक क्वेश्चन में, नए क्वेश्चन में ऐड करके हम मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे। एम्पेरिकल मास निकालने के लिए हम एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन ले रहे हैं, ठीक है, उसी का इस्तेमाल करेंगे। वो क्वेश्चन आपके सामने अभी आ रहा है। तो हमारे पास आ गया एनसीईआरटी का एक्सरसाइज का 8th क्वेश्चन। क्या कहता है, कहते हैं डिटरमाइन कीजिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आयरन के ऑक्साइड का जिसके अंदर 69.9% आयरन है और बाकी सारा ऑक्सीजन है। एक कंपाउंड है जिसके अंदर आयरन है, ऑक्सीजन है, दोनों की परसेंटेज दे रखी है इंडिविजुअल। अगर एक की भी दे रखी होती दूसरे की 100 माइनस करके हम निकाल देते, ठीक है। और आपको इस कंपाउंड का एम्पेरिकल फॉर्मूला
ठीक है ना, और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों निकालने हैं। तो क्वेश्चन के हिसाब से हमें एम्पेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों ही निकालने पड़ेंगे इस चीज के लिए ना। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने के लिए अब हमें क्या करना है? तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने के लिए हमको सबसे पहले निकालना पड़ता है एम्पेरिकल फॉर्मूला। एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालने का तरीका क्या है? एलिमेंट कौन कौन से होने चाहिए आपको पता होना चाहिए। उन एलिमेंट्स की मास परसेंटेज कितनी दे रखी है ये हमको पता होना चाहिए। ठीक है, हमको उन एलिमेंट्स के एटॉमिक मासेस गिवन होंगे हमेशा। ठीक है, तो अब एलिमेंट कौन कौन से हैं? आयरन है एक तो, और दूसरा कौन सा है? ऑक्सीजन। परसेंटेज आयरन की दे रखी है 69.9% और ऑक्सीजन कितना दे रखा है? 30.1%। ठीक है, एटॉमिक मासेस आयरन के का कितना होता है? 56, ऑक्सीजन का कितना होता है? 60। तो अगर आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है या एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालना है, मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस के अंदर कौन सा एलिमेंट है, उसकी कितनी परसेंटेज है, और उस एलिमेंट्स के क्या क्या एटॉमिक मास, जो जो एलिमेंट्स हैं उनके एटॉमिक मासेस क्या क्या है वो भी दे रखे होते हैं। आपका जो कॉन्सेप्ट है वो कहां से शुरू होता है? फोर्थ कॉलम से, जिसको हम क्या कहते हैं? मोल्स। ये मोल्स कैसे निकालते हैं? मास परसेंटेज अपॉन एटॉमिक मास। तो आप क्या करेंगे? 69.9 डिवाइडेड बाय 56। आप अगर इसको अप्रोक्सीमेटली सॉल्व करते हैं, ये वैल्यू 1.248 के आसपास आ जाती है। आप 1.24 में भी छोड़ सकते हैं, आप इसको 1.25 पे ले लीजिए। और दूसरा आपके पास क्या आ जाएगा? 30/60। इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू मतलब ऑलमोस्ट 1.88 के आसपास आ जाएगा। तो एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालने के लिए आपको एलिमेंट पता होने चाहिए कौन कौन से हैं, आपको पता होना चाहिए कि उनकी मास परसेंटेजेस क्या हैं, आपको पता होना चाहिए कि उनके एटॉमिक मासेस क्या हैं। ये क्वेश्चन में यूजुअली दे रखे होते हैं मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस के अंदर। आपकी वर्किंग जो है वो शुरू होती है फोर्थ कॉलम से, जिसको हम कहते हैं मोल्स। मोल्स कैसे निकालते हैं? जो भी आपका मास परसेंटेज है उसको एटॉमिक मास से डिवाइड कर दीजिए। जो भी आपका मास परसेंटेज है उसको आप एटॉमिक मास से डिवाइड कर दीजिए। अब फोर्थ कॉलम के अंदर जितने एलिमेंट्स होंगे आपके पास उतनी वैल्यूज आ जाएंगी। एक ये वाली वैल्यू आ गई, एक ये वाली वैल्यू आ गई। अगर 3 एलिमेंट होते तो आपके पास 3 वैल्यूज आ जाएंगी। 4 एलिमेंट होते तो आपके पास 4 वैल्यूज आ जाएंगी एंड सो ऑन। लेकिन फोर्थ कॉलम से अब आपको जाना है फिफ्थ कॉलम में, जिसको हम क्या कहते हैं? सिंपल रेशियो। यहां पे आपने ध्यान देना है, फोर्थ कॉलम में जो सबसे छोटी वैल्यू आती है, एक है 1.248 और एक है 1.88। फोर्थ कॉलम में जो सबसे छोटी वैल्यू आती है वो कौन सी हो गई? ये वाली। उस वैल्यू से आप सारी वैल्यूज को डिवाइड कर दीजिए। तो 1.248 आप डिवाइड करेंगे 1.248 से, तो डेफिनेटली ये कितना आ जाएगा? 1। और 1.88 को आप अगर डिवाइड करेंगे 1.248 से, तो ये अप्रोक्सीमेटली कितना आ जाएगा? 1.5। ये वैल्यू जो है अप्रोक्सीमेटली कितनी आ रही है? 1.5। ना मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस के अंदर ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा 2। लेट्स सपोज फॉर्मूला आ गया, एक आ गया 2, एक आ गया 3, फॉर्मूला आ गया, एक आ गया 3, एक आ गया 4, फॉर्मूला आ गया, राइट। बट अगर लेट्स सपोज एक वैल्यू आ रही है 2.9, तो आप बेटा उस 2.9 को 3 कर सकते हैं।
एक वैल्यू आ गई 3.01 या 02, तो वो अप्रोक्सीमेटली 3 हो सकती है। एक वैल्यू आ गई आपकी 2.89, उसको भी आप ऑलमोस्ट 3 कर सकते हो, मतलब आप राउंड ऑफ टू अ क्लोजर नंबर, ठीक है ना, आप वो कर सकते हैं। लेकिन अगर आप बीच मध्यभाग में फंस गए, लाइक 1.49 या 1.51 या 1.6, आप इसको राउंड ऑफ नहीं कर सकते। ऐसे केस में आपको इन नंबर्स को किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा ताकि ये राउंड ऑफ हो जाए, और वो नंबर क्या है इस केस में 2। तो अगर मैं इनको 2 से करता हूं मल्टीप्लाई, तो ये वाला नंबर क्या बन जाता है 2, और ये वाला नंबर क्या बन जाता है 3, राइट। तो अब अगर आपके पास ये नंबर आ गए होल नंबर में, तो इस टेबल से आपके पास क्या आ गया, एम्पेरिकल फॉर्मूला। कैसे? आयरन कितने हैं 2, ऑक्सीजन कितने आ गए 3। तो टेबल ऑलवेज गिव्स अस एम्पेरिकल फॉर्मूला। अब यहां पे थोड़ा सा मैं इसको प्रॉब्लम तो नहीं कहूंगा, मतलब हो सकता है कि मिस प्रिंटिंग हो गया या लैंग्वेज हल्की सी चेंज हो गई, दे एनसीईआरटी मे हैव देयर ओन रीजन, बट टेबल ऑलवेज गिव्स अस एम्पेरिकल फॉर्मूला एंड दे हैव आस्क्ड क्या, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अब हो सकता है कि एनसीईआरटी कह रही है कि भाई जो फॉर्मूला आप निकालोगे वो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ही आ रहा है, बिल्कुल सही, उनकी जस्टिफिकेशन सही है। लेकिन कॉन्सेप्ट ये कहता है कि अगर आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है तो आपको मॉलिक्यूलर मास देना पड़ेगा। इस टेबल से हमारे पास क्या आया, एम्पेरिकल फॉर्मूला। निकालना है मुझे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, एम्पेरिकल फॉर्मूला इनटू n, मतलब Fe2O3, और मुझे अभी क्या चाहिए, n चाहिए। और n कैसे निकालते हैं, n निकालते हैं मॉलिक्यूलर मास अपॉन एम्पेरिकल मास। एम्पेरिकल मास तो मेरे पास यहां से आ जाए, कैसे, 2 × 56 प्लस 3 × 60, तो ये आ गया 12 and 1 10, 112, और ये आ गया 48, तो हमारे पास ये कितना आ गया 160। और हम जानते हैं कि आयरन का ये वाला जो ऑक्साइड है वो फेरिक ऑक्साइड है, और फेरिक ऑक्साइड का फॉर्मूला भी क्या होता है, Fe2O3। तो इस वजह से मैंने अज्यूम कर लिया कि उन्होंने मुझे मॉलिक्यूलर मास कितना दे रखा है 60, एम्पेरिकल मास भी हमारा कितना है 160, मॉलिक्यूलर मास भी हमें कितना दे रखा है 160, एम्पेरिकल मास भी हमारा कितना आ गया फॉर्मूले से 160, ये वैल्यू कितनी आ गई 1। अगर मैं इसको यहाँ पे प्लेस करता हूँ तो हमारा फॉर्मूला क्या आ गया, Fe2O3। इसको मैं थोड़ा सा ऊपर करके लिख देता हूँ, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हम कैसे निकालते हैं, एम्पेरिकल फॉर्मूला इनटू n। एम्पेरिकल फॉर्मूला हमारा आ गया Fe2O3 इंटू 1, तो फाइनली ये कितना आ गया Fe2O3। So this is the molecular formula of iron का oxide as per the NCERT का क्वेश्चन 8 जो उन्होंने हमें डेटा दे रखा था। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने के लिए हमको एम्पेरिकल फॉर्मूला भी चाहिए होता है, n भी चाहिए होता है, और मॉलिक्यूलर मास भी चाहिए होता है, पर टेक्निकली इस क्वेश्चन में मॉलिक्यूलर मास नहीं दे रखा था, और हम जानते हैं कि इट इज आयरन का ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड, तो मैंने मॉलिक्यूलर मास को खुद ही इंट्रोड्यूस कर दिया
जो क्वेश्चन का पार्ट बन गया और हमने सॉल्व करके हमने देखा कि मॉलिक्यूलर मास और एम्पिरिकल मास हमारा ऑलमोस्ट क्या आ रहा है, सेम, क्योंकि n की वैल्यू कितनी आ रही है, 1, राइट। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने का। और हमने जो क्वेश्चन लिया है वो एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन लिया है, एनसीईआरटी की एक्सरसाइज का 8th क्वेश्चन। अब हम एक और भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है एनसीईआरटी का ही, जिसको हम करने जा रहे हैं, जिसके अंदर काफी अच्छी लर्निंग भी है। तो हम ध्यान से उस क्वेश्चन को देखेंगे और समझेंगे। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन आता है वो है एक्सरसाइज का 34th क्वेश्चन, जो काफी अच्छा क्वेश्चन है और ये कम से कम नहीं तो अगर आपके स्कूल में आएगा तो 5 मार्क्स का आएगा, इससे कम आने का तो सवाल नहीं है। क्वेश्चन में लर्निंग भी बहुत अच्छी है और 2-3 टॉपिक्स को क्लब करके क्वेश्चन बनाया जाता है। ऐसे क्वेश्चंस को मल्टी डिसिप्लिनरी क्वेश्चंस कहते हैं, जहाँ पे 2-3 टॉपिक्स को आप क्लब करके एक सिंगल क्वेश्चन जो है वो बना देते हैं। ये ऐसे क्वेश्चन साइंस में बहुत फेमस है। कहता है एक वेल्डिंग फ्यूल गैस है जिसके अंदर सिर्फ कार्बन है और हाइड्रोजन है। जब आप इस गैस का एक सैंपल बर्न करते हैं, ऑब्वियसली बात है बर्निंग ऑक्सीजन में होती है, एक्सेस एयर में होती है, तो वो 3.38 ग्राम्स कार्बन डाइऑक्साइड देता है और 0.690 ग्राम्स क्या देता है, वाटर देता है। क्योंकि आप किसी भी हाइड्रोकार्बन को, किसी भी फ्यूल को बर्न कर लो तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर मिलता है। ये हमने क्लास 10th में भी पढ़ा था जब हम कार्बन कंपाउंड्स चैप्टर कर रहे थे, जिसके अंदर हमने कंबस्शन रिएक्शन पढ़ा था। आपके जरूर टीचर ने आपको बताया होगा। कहते हैं वेरी नाइस लाइन, अगर इस गैस का 10 लीटर्स वॉल्यूम STP पर 11.6 ग्राम्स वे करती है, मतलब 10 लीटर्स वॉल्यूम इस गैस का अगर हम उसका मास निकालते हैं STP पर तो वो 11.6 ग्राम्स आता है, तो बताइए इस गैस का एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या है। गैस का मॉलिक्यूलर मास भी हमें निकालना है और हमको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी निकालना है, मतलब सब कुछ हम ही को निकालना है और क्वेश्चन करना है। ठीक है, तो जरा ध्यान से समझेंगे और उसके बाद फिर आप इसको आराम से कॉपी भी कर सकते हैं, पर कम से कम 1-2 बार जो मैं एक्सप्लेन करूंगा उसको रिवाइंड करके दोबारा सुन लेना। ना एम्पिरिकल मास या एम्पिरिकल फॉर्मूला अगर हमको निकालना है तो हमको पता होना चाहिए कौन कौन से एलिमेंट है। हमको पता है कार्बन है और हाइड्रोजन है। हमको पता होनी चाहिए परसेंटेज हर एलिमेंट की, वो है ही नहीं हमारे पास। एलिमेंट्स के एटॉमिक मास दैट इज नो बिग डील, कार्बन का 12 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है, 2 ही तो एलिमेंट है। और अगर आपको परसेंटेज एलिमेंट की नहीं पता, मतलब परसेंटेज कार्बन की नहीं पता और हाइड्रोजन की नहीं पता, मतलब किसी भी एक की परसेंटेज अगर आ जाएगी तो दूसरे की परसेंटेज तो वैसे भी 100 माइनस आ जाएगी। तो अगर आपको इन दोनों की परसेंटेज पता चल जाएगी तो ही तो आप 4th कॉलम में जा सकते हैं, जिसके अंदर हम मोल्स निकालते हैं। हम 4th कॉलम निकलेगा तो ही तो सिंपल रेशियो आएगा 5th कॉलम। तो मेन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ गई, परसेंटेज निकालने की। तो परसेंटेज हर एक एलिमेंट की कैसे निकालते हैं, पहले आप इस चीज को देखिए, क्योंकि हम ये पहले इस टॉपिक के इनिशियल में हमने परसेंटेज कॉम्पोजिशन पढ़ा था, इसलिए इस टॉपिक को हमने इसके साथ जोड़ दिया है। अज्यूम कर लेते हैं कि कंपाउंड के अंदर कुछ एटम्स कार्बन के हैं और कुछ एटम्स जो है वो किसके हैं, हाइड्रोजन के हैं। और हमने एक जनरल फॉर्मूला इसका पढ़ लिया कि क्या है वो, कार्बन हाइड्रोजन, हमें नहीं पता क्या किसके कितने एटम्स हैं, ठीक है, और वो एयर में बर्न कर रहा है और वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस दे रहा है, साथ में पानी और कोई भी प्रोडक्ट नहीं है। इसका जो मास आ रहा है वो है 3.38 ग्राम्स और इसका जो मास आ रहा है वो है 0.690 ग्राम्स। समझने वाली बात क्या है जरा देखते हैं। इस कंपाउंड के अंदर जितना भी कार्बन है
सारा का सारा बर्न करके किस में बदल गया या कन्वर्ट हो गया? कार्बन डाइऑक्साइड में चला गया, क्योंकि और तो कोई प्रोडक्ट आ ही नहीं रहा। तो अगर हम देखें, सारा का सारा कार्बन जो है वो कहां चला गया? कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर। और कार्बन डाइऑक्साइड का मास दे रखा है 3.38 ग्राम। अगर कार्बन डाइऑक्साइड का मास दे रखा है तो इस कार्बन डाइऑक्साइड के मास के अंदर ही तो कार्बन होगा, पर वो कितना है मुझे नहीं पता। तो हम कैसे निकालेंगे? जरा ध्यान देखिएगा इस चीज का। हमने क्या किया, हमने मॉलिक्यूलर मास निकाला कार्बन डाइऑक्साइड। कितने एटम है? 1 इंटू 12 प्लस कितने एटम है? 2 इंटू 16, ये कितना आ गया? 44। तो कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मास कितना आ गया? 44। कार्बन डाइऑक्साइड का जो मॉलिक्यूलर मास आया 44, उसके अंदर सिर्फ कार्बन कितना है? इस 44 ग्राम के अंदर सिर्फ कार्बन कितना है? 12, राइट? तो हमने, अब आप इसको यू में ले लीजिए या ग्राम मॉलिक्यूलर मास निकाल लीजिए, उससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। बट हमको इससे ये पता लग गया कि अगर 44 ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर कार्बन कितना है? 12 ग्राम्स। अगर 44 ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर कार्बन कितना है? 12 ग्राम। तो मैं 3.38 ग्राम्स के अंदर निकाल लूंगा कितना है कार्बन डाइऑक्साइड। Therefore 3.38 grams of carbon dioxide has carbon कितना? 12 upon 44 into 3.38। अगर हम इसको 4 से कैंसिल करते हैं तो ये कितना आ जाता है? 3, और ये कितना आ जाता है? 11। तो इसको हम अगर करते हैं तो ये आ जाता है अप्रोक्सीमेटली 0.92 ग्राम। तो 3.38 ग्राम के अंदर 3.38 ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर कार्बन कितना हो गया? 0.92 ग्राम। तो अब हमको इतना पता लग गया कि इसके अंदर अगर इतना कार्बन है तो ये सारा का सारा कार्बन इस कंपाउंड के अंदर था, क्योंकि वो वहीं से तो आया है और तो कुछ कार्बन दे नहीं रहा और ना ही वो कुछ बना रहा है। तो हमने बड़ी चालाकी करी। हमको पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है? 44। अगर 44 ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर 12 ग्राम कार्बन है तो हमने 3.38 ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर कार्बन निकाल लिया और वो वैल्यू कितनी आ गई? 0.92 ग्राम। ऐसे ही अब हमको दूसरे एलिमेंट का मास चाहिए। वो दूसरा एलिमेंट कौन सा है? हाइड्रोजन, राइट? हाइड्रोजन भी इस कंपाउंड किस में बदल गया? पानी के अंदर। तो हम निकाल रहे हैं मॉलिक्यूलर मास पानी का। तो ये कितना आ जाएगा? 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 16, ये कितना आ गया? 18 जूल। और ग्राम मॉलिक्यूलर मास कितना आ गया? 18 ग्राम्स। तो पानी का मॉलिक्यूलर मास कितना आ गया? 18 ग्राम्स। और अब हम इस पानी के अंदर हाइड्रोजन का मास निकालें। तो देखिए, अगर 18 ग्राम्स ऑफ पानी हैज हाइड्रोजन कितना? 2 ग्राम्स। देयरफॉर ये वाला मास दे रखा है पानी का जो बना है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड बना था वैसे पानी भी तो बना था। देयरफॉर 0.690 ग्राम्स ऑफ पानी के अंदर हाइड्रोजन कितना होगा? 2 अपॉन 18 इंटू 0.690 ग्राम। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास ये अप्रोक्सीमेटली कितना आ जाएगा? 0.072 ग्राम्स।
आपके पास अप्रोक्सीमेटली ये वैल्यू कितनी आ गई 0.072 ग्राम्स। तो हमारे पास अब कार्बन का मास भी आ गया, हाइड्रोजन का मास भी आ गया। हम निकालेंगे टोटल मास ऑफ कंपाउंड। कैसे? मास ऑफ कार्बन प्लस मास ऑफ हाइड्रोजन 0.92 प्लस 0.072, तो ये आ गया 0.992। आपके पास इंडिविजुअल मासेस भी आ गए एलिमेंट के, आपके पास टोटल मास भी आ गया कंपाउंड का। अब मुझे क्या चाहिए? परसेंटेज चाहिए इंडिविजुअल एलिमेंट की। दोनों की निकालने की जरूरत नहीं, हम एक एलिमेंट की ही परसेंटेज जो है वो निकाल देंगे। हम किसकी परसेंटेज निकाल रहे हैं? कार्बन। कैसे निकालेंगे? मास ऑफ कार्बन अपॉन मास ऑफ कंपाउंड इंटू 100। तो कितना आ गया? 0.92 अपॉन 0.992 इंटू कितना आ गया? 100, जो अप्रॉक्सीमेटली अगर हम देखें तो ये रफली 92.7 के आसपास आ जाती है। ये कितनी आ जाती है? 92.7। आपकी वैल्यूज छोटा मोटा, अगर मैंने कोई गलत कैलकुलेशन कर दी, हल्का सा छोटा मोटा ऊपर वेरिएशन आ जाएगा, ज्यादा बड़ा कोई वेरिएशन नहीं आएगा। जो मुझे वैल्यूज याद थी उस हिसाब से मैंने परसेंटेज निकाल दी 92.7%। कभी कभार ये बच्चों की परसेंटेज जो है वो 93 आ जाती है। तो अगर कार्बन की परसेंटेज इतनी आती है, देयरफॉर परसेंटेज हाइड्रोजन की कितनी हो जाएगी? 100 माइनस परसेंटेज ऑफ कार्बन, जो कितनी आ जाएगी? 7.3%। कितनी आ गई? 7.3%। तो अब हमारे पास दोनों एलिमेंट्स की परसेंटेज आ गई है। अब हमको इसको टेबल में प्लेस करके एम्पेरिकल फॉर्मूला भी निकालना है, मॉलिक्यूलर मास भी निकालना है और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी निकालना है, राइट? तो हम इसको आगे रब करके आगे का पार्ट करते हैं। तो जैसे कि आपने देखा कि हमने कार्बन की परसेंटेज निकाल ली है, हमने हाइड्रोजन की परसेंटेज निकाल ली है। अब हम आगे का पार्ट कर रहे हैं, जो हमारा मेन कॉन्सेप्ट आता है। अब हमारे पास कौन कौन से एलिमेंट हैं? हमारे पास कार्बन है, हाइड्रोजन है। इनकी इंडिविजुअल परसेंटेजेस कितनी है? 92.7 और ये कितना आ गया? 7.3। इनके एटॉमिक मासेस कितने हैं? इसका होता है 12, इसका कितना होता है? 1। और अब हम बात करते हैं फोर्थ कॉलम की, मोल्स। कैसे निकालते हैं? परसेंटेज अपॉन एटॉमिक मास। तो 92.7 डिवाइडेड बाय 12 और ये आ गया 7.3 डिवाइडेड बाय 1। ये आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली 7.7, ये आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली 7.3, राइट? तो फोर्थ कॉलम कैसे निकालते हैं? मोल्स निकालने के लिए मास परसेंटेज अपॉन एलिमेंट का एटॉमिक मास। तो 92.7, सॉरी ये है 92.7, ठीक है, अपॉन एटॉमिक मास 12। एच का भी कितना आ गया? 7.3 अपॉन 1 कितना आ गया? 7.3। फोर्थ कॉलम में जैसा कि आपको बताया था, जो भी नंबर सबसे छोटा होगा उससे सबको डिवाइड कर देंगे। ये सबसे छोटा है, तो सिंपल रेशियो निकालने के लिए हमने 7.7 को 7.3 से डिवाइड कर दिया। अप्रोक्सीमेटली कितना आ गया? 1.01 या 1.0 समथिंग आएगा, जो 1 आ गया। और 7.3 डिवाइड बाय 7.3, ये भी हमारा कितना आ गया? 1। तो इस टेबल से हमको पता लग गया कि हमारा एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या है। कार्बन 1 आ रहा है,
H एक आ रहा है, फॉर्मूला हो गया CH। यहां से हम क्या निकाल लेंगे, एम्पेरिकल मास। 12 प्लस 1 कितना आ गया, 13, राइट। मैंने बताया था आपको हमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चाहिए। आप अगर देखेंगे तो हमको क्या चाहिए, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अगर हमको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चाहिए तो हमको एम्पेरिकल फॉर्मूला पता होना चाहिए और n पता होना चाहिए। एम्पेरिकल फॉर्मूला हमारे पास कितना आ गया, CH, और हमको n निकालना है। और n कैसे निकालते हैं, मॉलिक्यूलर मास अपॉन एम्पेरिकल मास। और इसके अंदर एम्पेरिकल मास हमारे पास कितना आ गया, 13। अब आपको क्या चाहिए, मॉलिक्यूलर मास। मैंने बताया था लेक्चर की शुरुआत में जब हम कर रहे थे टॉपिक, मॉलिक्यूलर मास या तो आपको डायरेक्टली दे रखा होगा या फिर इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दे रखा होगा। हमने बात करी थी वेपर डेंसिटी की, पर यहां पर इसी क्वेश्चन का जो बेस्ट पार्ट है वो यहां पर ये आता है कि आपको एक स्टेटमेंट दे रखी है, ये वाली। वो कहते हैं कि इस गैस के 10 लीटर्स की वॉल्यूम का जो मास है 11.6 ग्राम्स है STP पर। इसका मतलब हो गया एट STP अगर 10 liters of this gas has mass कितना, 11.6 grams, तो therefore हमने पढ़ा था ना कि STP पर अगर 22.4 लीटर्स आप किसी भी गैस लेते हैं, वॉल्यूम 22.4 लीटर्स अगर आप इस गैस की वॉल्यूम लेते हैं, तो जो उसका मास आएगा ये अप्रोक्सीमेटली आएगा 26 ग्राम्स। वो उसके ग्राम मॉलिक्यूलर मास के बराबर होता है। मोल कॉन्सेप्ट ने बताया था कि किसी भी गैस की अगर आप 1 मोल अमाउंट लेते हैं तो उसका जो वॉल्यूम आता है वो 22.4 लीटर्स आता है, और 1 मोल का मास या फिर 22.4 लीटर्स वॉल्यूम का जो मास आता है STP पर, वो उस गैस के ग्राम मॉलिक्यूलर मास के बराबर होता है। मोल कॉन्सेप्ट में लेक्चर में आप देख सकते हैं। तो अगर ये पहली वैल्यू ग्राम मॉलिक्यूलर मास की 26 ग्राम्स है, तो जाहिर सी बात है मॉलिक्यूलर मास क्या हो जाएगा, आप G हटा दो, उसके बदले U लिख देंगे। अब आप इस वैल्यू को यहां पे प्लेस कर देंगे, ये कितना आ गया 26, ये वैल्यू कितनी आ गई 2, आप यहां पे प्लेस कर देंगे, तो आपके पास ये फॉर्मूला आ गया C2H2 और गैस का नाम हो गया इथाइन, जो हमने आपको ऐसे ही बता दिया। अदरवाइज आपको उसको बताने की जरूरत नहीं होती। अगर पता है तो ठीक है लिख दीजिए, अगर नहीं पता तो मत लीजिए पंगे। ऐसे लेने में बेटर होता है कि आप दूर ही रहें। फॉर्मूला पूछा, फॉर्मूला बता दिया, राइट। तो ये इस क्वेश्चन की वैल्यू है। तो क्लास, आई होप आपको आज का जो टॉपिक है एम्पेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और परसेंटेज कॉम्पोजिशन क्लब करके अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। आप इसको बार बार देख सकते हैं लेक्चर को और समझ सकते हैं टॉपिक को। हम अगले लेक्चर के अंदर और भी नए टॉपिक्स पढ़ेंगे जिस पे हम क्वेश्चन आंसर्स भी प्रैक्टिस करेंगे। तो आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा। प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये सारे बेसिक टॉपिक्स आपके फ्यूचर नीड को एसोसिएट करते हैं। थैंक यू सो मच। बाय बाय फ्रॉम स्कूल ऑफ साइंस। थैंक यू।